नमस्कार। हमने लास्ट क्लास में 11th की अकाउंटेंसी को शुरू किया था और बिल्कुल बेसिक से हमने अकाउंटेंसी शुरू की थी, जहां पर हमने जाना था कि हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिजनेस अकाउंटिंग क्यों करता है। इसके अलावा हमने जाना था बिजनेस और उसका मालिक एक दूसरे से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि हम अकाउंटिंग करते समय कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हमने जाना था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, इवेंट क्या होती हैं, और आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती हैं एंड एसेट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले कैपिटल का मतलब जानते हैं। देखो दोस्त, कैपिटल का मतलब इतना सा होता है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, मालिक बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल। और कैपिटल कैश में भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। जैसे मालिक ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए डाले तो इसको मैं बोलूंगा कैपिटल, क्योंकि मालिक ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की, कितने की, 10 लाख की। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट थी, ये जो कैपिटल थी, इन कैश थी। मैं कहता हूं मालिक ने अब बिजनेस के अंदर एक 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीद के डाली, तो ये भी मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, इसको भी मैं कैपिटल बोलूंगा। लेकिन ये कैपिटल इन कैश नहीं है, इन काइंड है। तो कैपिटल इन कैश भी हो सकती है, इन काइंड भी होती है। अच्छा जी, इसके अलावा मैं बात करता हूं, मान लीजिए बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, लेकिन मालिक ने उस प्रॉफिट को बिजनेस से निकाला नहीं, उसको दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर दिया, तो इसका मतलब कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। और अगर बिजनेस को लॉसेज हो गए तो कैपिटल का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज। अच्छा जी, मालिक बिजनेस में और एडिशनल कैपिटल डालता है और फर्दर कैपिटल डालता है तो कैपिटल फिर दोबारा से इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मालिक बिजनेस से पैसे निकालता है या कोई सामान बिजनेस से निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो यहां पर बिजनेस के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो आप बोल सकते हैं कैपिटल कम होगी। इसके अलावा हम कैपिटल को ओनर इक्विटी के नाम से भी जानते हैं और इसको नेटवर्थ के नाम से भी बुला सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको रीड करेंगे। देखिए दोस्त, मान लीजिए ये मिस्टर राम हैं, ये बिजनेस के मालिक हैं, इनको मैं क्या नाम दूंगा, प्रोप्राइटर। ये इनका बिजनेस है और बिजनेस और उसका मालिक एक दूसरे से क्या माने जाते हैं, सेपरेट। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा करने को बोलता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं कहता हूं इसका जो बिजनेस है ना, इसके अंदर जो टोटल एसेट पड़ी है, टोटल संपत्ति जो इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड है, वो कितने की है, आइए देखते हैं। 70 लाख की है। लेकिन किस तरीके से इन्वेस्ट है? मैं कहता हूँ इस बिजनेस के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू है 30 लाख, फर्नीचर की वैल्यू है 10 लाख, मशीनरी की वैल्यू 10 लाख, बैंक बैलेंस 5 लाख, कैश बैलेंस 5 लाख एंड अदर एसेट रुपीज 10 लाख। तो टोटल संपत्ति इस बिजनेस की कितने की है, 70 लाख, जिसको मैं बोलूंगा टोटल एसेट्स। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा है। कितने का लोन ले रखा है, 10 लाख रुपए का, जिसको मैं बोलूंगा बिजनेस के ऊपर ये अमाउंट क्या है, 10 लाख रुपए एक तरीके के कर्ज है, क्योंकि बैंक से उधार पकड़ रखे हैं। इसको हम नाम देंगे आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखिए दोस्त, बिजनेस के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 70 लाख रुपीस की थी, जिसमें से बैंक वालों का कितना पैसा लग रखा था, 10 लाख, क्योंकि 70 लाख मेरे बिजनेस की वैल्यू, 70 लाख रुपए की एसेट्स, जिसमें से मैंने 10 लाख रुपए बैंक वालों से लेकर लगा रखे हैं। तो इसका मतलब मालिक की इन्वेस्टमेंट कितनी हुई। देखिए दोस्त, अगर मैं बोलूं कैपिटल कैलकुलेट कीजिए तो देखो ना, टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर 70 लाख की है, लेकिन इसमें से 10 लाख रुपए तो बैंक से लेकर लगा रखे हैं। तो इसका मतलब मालिक ने अपना पैसा बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट कर रखा होगा, 60 लाख, जिसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा, कैपिटल। तो यहां पर कैपिटल का एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। 70 लाख मैं किसको बोलूंगा, टोटल एसेट को, और 10 लाख रुपीस क्या था, बैंक लोन, जिसको मैं बोलता हूं आउटसाइड लायबिलिटी। तो यहां पर कैपिटल का एक फॉर्मूला बना दोस्त, क्या फॉर्मूला बना, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहां पर आप कैपिटल को जान सकते हैं टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी के नाम से भी। अब मैं आपको और चीजें बताना चाहता हूं। मैं कहता हूं ओनर इंट्रोड्यूस न्यू फर्नीचर वर्थ रुपीज 8 लाख इन बिजनेस। मतलब मालिक ने बिजनेस के अंदर 8 लाख रुपए का फर्नीचर डाला एंड बिजनेस अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 लाख। बिजनेस ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कमाया। और आपसे पूछा जाता है जी कैपिटल का अमाउंट बताइए कि मालिक की अब इन्वेस्टमेंट कितनी है बिजनेस के अंदर। 60 लाख रुपए तो दोस्त पहले थी, यस। 8 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर और इन्वेस्ट किए, कैसे, फर्नीचर डाला, तो 68 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई बिजनेस के अंदर। 2 लाख रुपए बिजनेस ने कमाए
और मालिक ने बिजनेस से वो प्रॉफिट निकाला नहीं, दोबारा से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर अब इसका मतलब कैपिटल जो इन्वेस्टेड है मालिक की वो हो गई है 70 लाख रुपीज़ की। तो देख रहे हैं, मालिक जब और इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तब भी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ जी ओनर विड्रॉ 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम कैपिटल। ओनर ने 2 लाख रुपए निकाल लिए कैपिटल में से। क्यों निकाल लिए? अपने घर के लिए, अपने लिए। आगे कहते हैं एंड बिजनेस सफर्ड फ्रॉम लॉसेस रुपीज़ 3 लाख, और बिजनेस को अब लॉस हो रहा है जी, कितने का, 3 लाख। और आपसे अगर पूछी जाए अब बताइए कैपिटल कितनी है, तो देखिए दोस्त 70 लाख की तो कैपिटल अभी तक थी, जिसमें से 2 लाख तो उसने निकाल ही लिए ना, तो अब बिजनेस के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई, 68 लाख। 3 लाख रुपए का बिजनेस को लॉस हुआ जो कि मालिक के खाते में पड़ेगा, तो अब मालिक की कैपिटल बिजनेस के अंदर ओनली कितने की है, 65 लाख रुपीस। तो जब जब मालिक बिजनेस से पैसे निकालेगा, आप यहां पर देखिए दोस्त, जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा या बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल डाली जाएगी तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। और अगर बिजनेस को लॉस होगा या बिजनेस से पैसा निकाला जाएगा तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज। एक और बात सुन लीजिए दोस्त ध्यान से, बिजनेस अपने पास हर एक चीज का हिसाब किताब रखता है। जो अकाउंटेंट होता है ना, वो बिजनेस की एक एक चीज का हिसाब किताब अपने पास रखता है। तो बिजनेस ना इस आदमी का भी हिसाब किताब रखेगा। सर ये तो ओनर है, इसका क्यों? बिजनेस और उसके मालिक को एक दूसरे से क्या माना जाता है, सेपरेट। तो इस आदमी का हिसाब किताब रखने के लिए इसका कितना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट है, तो बिजनेस एक अकाउंट मेंटेन करता है। दिमाग में बिठा लीजिए, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बिजनेस कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेगा, और ये क्यों मेंटेन करता है, ओनर का हिसाब किताब रखने के लिए कि ओनर की कैपिटल कितनी है बिजनेस के अंदर आज की डेट में इन्वेस्ट। ये अकाउंट जब आप देखेंगे ना, इस अकाउंट को चेक करेंगे, तभी आपको साथ के साथ पता लग जाएगा कि मालिक की इन्वेस्टमेंट अब बिजनेस के अंदर कितनी है। ठीक है जी, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से मेंटेन करके रखते हैं। तो एक बार मैं रीड कर लेता हूं, कैपिटल का मतलब तो हमने समझ लिया, आइए एक बार रीड भी कर लें। कहते हैं कैपिटल इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। कैपिटल का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर की बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट। इट में भी इन कैश, ये कैश में भी हो सकती है, और इन काइंड में भी हो सकती है। आगे कहते हैं कैपिटल इज इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एडिशनल कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज करेगी जब जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा और बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल डाली जाएगी। आगे कहते हैं इट इज डिक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स। ये डिक्रीज भी हो जाती है जब बिजनेस को लॉस होगा या मालिक बिजनेस में से पैसा निकालेगा। आगे कहते हैं इट इज कंसीडर्ड एज अ इंटरनल लाइबिलिटी। आप इसको बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी मानेंगे, बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस इज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस को उसके मालिक से क्या माना जाता है, सेपरेट। तो जो बिजनेस के अंदर पैसा पड़ा है, जो इन्वेस्टमेंट की है मालिक ने, वो बिजनेस का नहीं है, एक्चुअल में किसका है, उस मालिक का। तो बिजनेस को ये वापस करना पड़ सकता है, किसको, मालिक को। तो हमें यहाँ पर कैपिटल का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या चीज होती है? आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, अकाउंट पढ़ते हैं, तो इसका मतलब तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। सर एक एग्जांपल लेता हूँ। ये प्रोप्राइटर साहब हैं, मतलब बिजनेस के मालिक। इन्होंने बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट किए वो किए 30 लाख रुपीज़, और क्लॉथ का बिजनेस खोला। ओके सर, पहली बात तो ये, इन दोनों को एक दूसरे से क्या मानेंगे, सेपरेट। मैं कहता हूँ मालिक को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो इसने बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज। मैं कहता हूं इसने 1 लाख रुपए निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज सर कैसे? इसके पर्सनल खर्चे, जैसे इसने अपने घर का रेंट देना है, मान लीजिए अपने बच्चों की फीस देनी है, अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाना है, या अपना इनकम टैक्स पे करना है। ये बिजनेस के खर्चे नहीं है, ये इस आदमी के खुद के पर्सनल खर्चे हैं। तो इसने 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाले, तो हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको नाम देंगे ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग इन कैश, क्योंकि इसने कैश में विड्रॉ किए थी। तो अभी तक इस आदमी की कैपिटल बिजनेस के अंदर दोस्त 30 लाख रुपीस की थी, जिसमें से इसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, तो अब इसकी कैपिटल 29 लाख रुपीस रह जाएगी। और आप चेक कर सकते हैं मालिक जब भी बिजनेस से पैसा निकालता है तो कैपिटल क्या हो जाती है, कम। लेकिन ड्रॉइंग क्या सिर्फ कैश में होती है? नहीं जी, ड्रॉइंग इन काइंड भी हो सकती है। जैसे
क्लॉथ का बिजनेस था। मैं कहता हूँ इसने अपनी पूरी फैमिली के लिए और खुद के लिए बिजनेस से कुछ क्लॉथ्स निकाले और खुद यूज़ करेगा जी उन क्लॉथ्स को, तो ये इसका खुद का खर्चा हुआ, बिजनेस का खर्चा तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ दोस्त ध्यान से देखिए, विड्रॉ गुड्स, और गुड्स क्या है यहाँ पर? क्लॉथ्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? जो सामान बेचने के लिए खरीदा जाता है उसको बोलते हैं गुड्स। तो यहाँ पर क्लॉथ का बिजनेस था, तो यहाँ पर क्लॉथ इस बिजनेस के लिए क्या है? गुड्स। कहते हैं विड्रॉ गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे हैं जी, सॉरी इसने विड्रॉ कर लिए, ठीक है जी। और उसकी कॉस्ट कितनी है? कहते हैं जी परचेज कॉस्ट है इसकी 50,000, 50,000 रुपये का कपड़ा इसने बिजनेस से निकाला है, जो बिजनेस ने 50,000 रुपये में खरीदा था। लेकिन अगर उनको बिजनेस बेचता मार्केट में तो उनको 80,000 रुपये में बेचता अपना प्रॉफिट जोड़कर। तो यहाँ पर इसने गुड्स निकाले, यहाँ पर कैश नहीं निकाला। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा ड्रॉइंग इन काइंड। ये कैश में नहीं है, इन काइंड है। लेकिन यहाँ पर जो ड्राइंग हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग करते समय वो 50 पे करेंगे या 80 पे करेंगे? हम यहाँ पर 50 पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज कॉस्ट पर। मतलब बिजनेस ने उन गुड्स को, उन क्लोथ्स को जितने में खरीदा था उस पर हम ड्राइंग की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर अब इस आदमी की जो कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज़ से, सॉरी 50,000 रुपीज़ से और कम हो जाएगी और रह जाएगी 28.50 लाख रुपीज़। तो देख रहे हैं दोस्त, जब जब मालिक बिजनेस से पैसे निकालता है या ड्राइंग्स करता है तो कैपिटल क्या हो जाती है? कम। आइए ड्राइंग्स को पढ़ते हैं। कहता है इट इज द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है या कुछ गुड्स निकालता है तो उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग्स। कह रहा है गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। उसको कौन सी वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करेंगे? परचेज वैल्यू पर। आगे कहते हैं ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? कैपिटल ऑफ द ओनर। जब जब बिजनेस से ड्राइंग्स की जाएंगी तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी, मालिक की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी तक हमने कैपिटल को भी समझ लिया, ड्राइंग्स को भी समझ लिया। अच्छा जी, ड्राइंग्स कहाँ से की जाती हैं? बिजनेस में से की जाती है, लेकिन उसके जरिए क्या होते हैं? सुनिए ध्यान से। ड्राइंग्स दो जगह से की जाती है। अगेंस्ट कैपिटल, मतलब मालिक ने यहाँ पर 30 लाख रुपीज़ बिजनेस के अंदर लगाए थे, उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो इसको बोलेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन अगर उसने जो पैसा निकाला वो कैपिटल में से नहीं निकाला, अपने प्रॉफिट में से निकाला, मतलब मैं कहता हूँ जी जैसे इस बिजनेस ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, उसमें से 1 लाख रुपए निकाले, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग्स होगी ना, उसका पॉपुलर नेम जो है उसको आप किस नाम से बुलाएंगे? कैपिटल विड्रॉन। अगर कैपिटल में से पैसा निकाला तो आप नाम देंगे उसको कैपिटल विड्रॉन। लेकिन अगर प्रॉफिट में से पैसा निकाला मालिक ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो आप नाम दे सकते हैं किस चीज़ का? ड्राइंग्स का। आइए दोस्त, अब जानते हैं गुड्स को, इसके बाद हम एसेट को भी जानेंगे। गुड्स का मतलब क्या कहता है? कह रहा है इट इम्प्लाइज ऑल दोज आर्टिकल्स विच हैव बीन परचेज बाय द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या? बिजनेस। फॉर सेल इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेमन लैंग्वेज में, हिंदी में बात करते हैं, मालिक जो सामान अपने बिजनेस के लिए खरीदता है, क्यों खरीदता है? आगे सेल आउट करने के लिए, सेल करने के लिए, उसको बोला जाता है गुड्स। जैसे मैं कहता हूँ ये कार डीलर है जी, कारों को खरीदने बेचने का काम करते हैं ये। इसके यहाँ पर मैं कहता हूँ आपको 2 कारें खड़ी हैं, आपको दिख रही हैं 2 कारें, एक खड़ी है मारुति और एक खड़ी है वरना। लेकिन वरना इसने बेचने के लिए खड़ी की हुई है यहाँ पर, लेकिन जो मारुति कार खड़ी है ये इसके खुद की कार है, खुद की पर्सनल कार है, इसमें ये अपना ट्रैवलिंग वगैरह करता है जी, अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गुड्स क्या चीज़ होगी? गुड्स कौन सी कार है? वरना या मारुति? मारुति को इसने बेचने के लिए नहीं खरीदा था, अपने यूज़ के लिए खरीदा, लेकिन वरना को इसने बेचने के लिए खरीद रखा है। तो यहाँ पर वरना कार क्या है? गुड्स। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये आदमी है और ये इसका बिजनेस और क्लॉथ का बिजनेस है, क्लॉथ डीलर है, तो क्या यहाँ पर कार को गुड्स बोलेंगे? नहीं जी, यहाँ पर कार को बेचने के लिए थोड़ा ना खरीदा है, काम किस चीज़ का कर रहा है? क्लॉथ को, क्लॉथ का। तो यहाँ पर क्लॉथ को इसने बेचने के लिए खरीदा है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्लॉथ गुड्स होगा। लो जी, आइए आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ दोस्त ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये इसका मालिक, और ये फुटवेयर का काम करता है जी, मतलब जूते चप्पलें ये बेचता है, तो फुटवेयर का काम करता है। तो इसके बिजनेस के लिए गुड्स क्या चीज़ होगी? यहाँ पर गुड्स होगा दोस्त फुटवेयर, क्योंकि ये सामान इसने बेचने के लिए खरीदा होगा। तो देख रहे हैं
बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है आप किस चीज़ को गुड्स बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपका चेयर बेचने का बिजनेस है, तो जो चेयर आपने बेचने के लिए रखी हुई है वो तो आपके लिए गुड्स है, आपके बिजनेस के लिए, लेकिन जो चेयर अपने बैठने के लिए रखी हुई है उस बिजनेस के अंदर, उसको गुड्स नहीं बोलेंगे। आगे चलते हैं जी एसेट के ऊपर, ध्यान से सुनिए दोस्त। एसेट को पढ़ेंगे। एसेट को पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। कह रहा है एसेट का मतलब अ रिसोर्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनी दैट जनरेट्स कैश फ्लो ओवर लॉन्ग टर्म। आगे कहता है एसेट हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज और सोल्ड। कहता है कोई भी ऐसा रिसोर्स या फिर कोई भी ऐसी आइटम जिसके ऊपर बिजनेस की ओनरशिप है, पहली बात तो ओनरशिप होना जरूरी है, और वो चीज़ वो आइटम इन फ्यूचर लंबे समय तक कैश जनरेट करने में मदद करती है, उसको बोला जाता है एसेट। और एसेट को मार्केट में बेचा जा सकता है, किसी दूसरी एसेट के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब आप इसको पैसों में तोल सकते हैं। तो एसेट का मतलब कोई भी ऐसी आइटम जिसके ऊपर किसी बिजनेस की ओनरशिप है और वो चीज़ हमें लंबे समय तक कैश जनरेट करने में मदद करती है, उसको एसेट बोला जाता है। और एसेट को मार्केट में बेचा भी जा सकता है, एक्सचेंज भी किया जा सकता है, और एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल सर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इनको मार्केट में बेचा भी जा सकता है, और ये चीज़ें बिजनेस की हेल्प करती हैं कैश जनरेट करने में। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, कैश एट्सेट्रा। अब मैं एसेट के टाइप्स आपको बताना चाहता हूँ। एसेट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन नॉन करंट एसेट जो हैं उसके भी आगे दो टाइप होते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट क्या? बिजनेस के पास कोई भी ऐसी आइटम पड़ी है जो बिजनेस ने बेचने के लिए नहीं खरीदी, पहली बात तो बिजनेस में यूज के लिए खरीदी है, और वो चीज से बिजनेस क्या करता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, किसी चीज की प्रोडक्शन करता है, या फिर उस चीज की मदद से लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे लंबे समय तक क्या होता है, कैश जनरेट होता है। उसको बोलेंगे कौन सी एसेट? नॉन करंट एसेट। पढ़ते हैं फिर आपको एग्जांपल भी देता हूं। नॉन करंट एसेट कहते हैं नॉन करंट एसेट रेफर टू दोज विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस। जो आपने बिजनेस के अंदर क्यों हेल्ड कर रखी है? ताकि आप उससे कुछ प्रोड्यूस कर पाएं या लोगों को सर्विस दे पाएं। एंड दोज एसेट्स आर नॉट those assets are not held for resale in the normal course of business। आपने इसको बेचने के लिए नहीं रखा। जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर प्रोजेक्टर लग रखा है, इसको मैंने बेचने के लिए तो नहीं खरीदा ना, या इसको मैंने अपने बिजनेस में हेल्ड करके रखा हुआ है। क्यों हेल्ड करके रखा हुआ है? क्योंकि इसकी मदद से मैं अपने बच्चों को, जो बच्चे मेरे से पढ़ने आते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। इंटरेक्टिव पैड, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये बेंच, फैन, ये मैंने अपने बिजनेस के अंदर हेल्ड कर रखे हैं। क्यों हेल्ड कर रखे हैं? क्योंकि इनकी मदद से ही मैं अपने कस्टमर्स को, बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरे लिए क्या हैं? नॉन करंट एसेट। क्योंकि इन चीज़ों का कहीं ना कहीं रोल है कैश जनरेट करने में। अगर मैं कहूँ मैं कोई सामान ना लगाऊँ, ग्राउंड में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चे पढ़ने आएंगे? नहीं दोस्त, उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, बेंच चाहिए उनको बैठने के लिए, फ़ैन चाहिए, एसी चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो ये चीज़ें नॉन करंट एसेट होंगी। बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सब चीज़ें क्या हैं? नॉन करंट एसेट। तो इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर एट्सेट्रा। लेकिन नॉन करंट एसेट के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? टेंजिबल नॉन करंट एसेट एंड इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। टेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या? टेंजिबल नॉन करंट एसेट वो एसेट होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे लैपटॉप, मैं इसको देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, तो यस, ये टेंजिबल एसेट है। प्रोजेक्टर, मैं इसको देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ। फर्नीचर, मैं इसको देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, तो ये भी कौन सी एसेट हुई? टेंजिबल। ठीक है जी। तो टेंजिबल एसेट कौन सी है? विच कैन बी टच्ड एंड सीन। जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इनको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये नॉन करंट एसेट है। इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, जिसको आप टच नहीं कर सकते आप और ना आप उसको देख सकते हैं। जैसे किसी बिजनेस की गुड रेपुटेशन, गुडविल, या आपने एक बुक बनाई और उसके ऊपर कोई कॉपीराइट ले लिया,
या फिर आप YouTube चैनल चलाते हैं, उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले लिया ताकि कोई और दूसरा आदमी उस नेम को यूज़ दोबारा से ना कर सकें। पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है क्या आप उसको टच कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं? नहीं दोस्त। तो जिन चीज़ों को ना आप देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं उनको बोला जाएगा कौन सी एसेट? इनटेंजिबल एसेट। लेकिन ये चीज़ें आपके प्रॉफिट्स जनरेट करने में मदद जरूर करती हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मेरी मदद करते हैं पैसा कमाने में। ठीक है जी, मेरी गुड रेपुटेशन मार्केट में मेरी मदद करती है पैसा कमाने में, उसके कारण मेरे पास बच्चे आते हैं। तो ये एसेट तो है लेकिन मैं इसको टच नहीं कर सकता ना देख सकता हूँ, तो ये इनटेंजिबल एसेट होगी। तो हमने नॉन करंट एसेट को तो समझ लिया, अब आते हैं करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब क्या होता है दोस्त? सुनिए, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कहते हैं करंट एसेट, करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर हेल्ड, जो आपने बिजनेस में रखी हुई हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कैश में है ऑलरेडी, फॉर देयर कन्वर्जन इनटू कैश एज अर्ली एज पॉसिबल, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर लेंगे जल्दी से जल्दी, यूजली विद इन 1 ईयर, फॉर देयर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या आप उन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे गुड्स की प्रोडक्शन करने में। जैसे मेरे बिजनेस के पास जो कैश पड़ा है, बैंक बैलेंस पड़ा है, ये भी मेरी एसेट है, लेकिन ये नॉन करंट एसेट नहीं है। ये कौन सी एसेट है? क्योंकि ये कैश में ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसको बोलेंगे करंट एसेट। इसके अलावा मान लीजिए मैंने किसी आदमी को सामान उधार पर बेचा और उससे मैंने 3 लाख रुपए लेने हैं और मैंने उसको टाइम दिया 2 महीने का, तो इसका मतलब मैंने उस आदमी से पैसे लेने हैं, तो वो आदमी मेरे लिए एसेट है, क्योंकि मुझे उस आदमी से कैश मिलेगा इन फ्यूचर। लेकिन मैंने पैसा कितने टाइम बाद उससे लेना है? 2 महीने के बाद। तो ये जो पैसा कन्वर्ट होगा ना 2 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उस एसेट से, तो इसको भी कौन सी एसेट बोलेंगे? करंट एसेट। उस आदमी को मैं क्या नाम देता हूँ? डेटर। लेकिन हाँ, अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा डेटर क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं। अभी के लिए इतना मान लीजिए, जिस आदमी को हमने सामान उधार में बेचा और उस आदमी से मैंने पैसा लेना है, उस आदमी को मैं बोलूँगा डेटर, और उसको मैं एसेट भी बोल सकता हूँ, लेकिन पैसा विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये करंट एसेट होगी। जो आपने रॉ मटेरियल खरीद रखा है गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए, वो भी कौन सी एसेट में माना जाएगा? आपकी करंट एसेट में। जैसे मान लीजिए मेरा चेयर बनाने का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ मैं चेयर बनाने की, मतलब लकड़ी की चेयर बनाता हूँ, तो पहले वुड खरीदता हूँ, तो वुड भी मेरे लिए एसेट है, लेकिन कौन सी एसेट है? करंट एसेट। क्योंकि उस वुड से मैं जल्दी से जल्दी चेयर बनाऊंगा और चेयर को मार्केट में बेच दूंगा, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पर करंट एसेट का मतलब भी आपको पता लग गया। तो करंट एसेट के एग्जाम्पल क्या थे दोस्त? जैसे कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जैसे वुड, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो गुड्स बनकर तैयार हो गए, क्योंकि उसको भी आप जल्दी से जल्दी बेच देंगे, तो वो भी कौन सी एसेट है? करंट एसेट। अब लास्ट पर आते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू दोज एसेट विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है जी, मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते। आगे कहता है एंड हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं है, मतलब उसकी मार्केट में कोई सेल वैल्यू नहीं है, आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आप बेचना चाहें तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सच एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। आइए समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दोस्त आप जानते हैं नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी का एक प्रोडक्ट है बूस्ट। मान लीजिए नेस्ले कंपनी विराट कोहली को बुलाती है, विराट कोहली जी हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दो, मतलब हम आपका एक शूट रिकॉर्ड करेंगे जिसको टीवी पर हम लोगों को दिखाएंगे और कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। विराट कोहली कहता है अच्छा जी कितने समय के लिए? उन्होंने बोला 3 साल तक हम आपकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पर चलाएंगे। विराट कोहली कहता है लाओ जी 3 करोड़। विराट कोहली ने कितने पैसे ले लिए? 3 करोड़। और विराट कोहली का एक शूट रिकॉर्ड हुआ, ठीक है जी, एक एडवर्टाइजमेंट बनके तैयार हुई जिसको अब वो कंपनी किस पर दिखाती है? टीवी पर दिखाती है। तो कंपनी ने यहाँ पर 3 करोड़ का खर्चा किया था, आपको समझ आ रही है? 3 करोड़ का खर्चा कर दिया कंपनी ने, किसके ऊपर? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और अब कंपनी 3 साल तक इसको टीवी पर चला सकती है। अच्छा जी, इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ओनरशिप किसकी है? नेस्ले कंपनी की। पहली बात तो क्लियर हो गई, यस कंपनी की ओनरशिप है। क्या ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कैश जनरेट करने में मदद करेगी? यस, टीवी पर ये एडवर्टाइजमेंट चलेगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, प्रोडक्ट बिकेगा, कैश जनरेट होगा। तो यस, ये एसेट तो है, लेकिन क्या इस एसेट की कोई इस एसेट से लंबे समय तक बेनिफिट पहुंचने वाला आप देख रहे हैं? तो ये एसेट तो है। क्या इस एसेट की कोई फिजिकल फॉर्म है? जैसे ये फर्नीचर है, आप इसको टच कर सकते हैं। क्या एसेट की कोई फिजिकल फॉर्म है? नो। अगर मैं चाहूँ
अगर मैं कहूँ आपको इस ना जो ये 20 सेकंड का एक शूट रिकॉर्ड हुआ था विराट कोहली का, जो एडवर्टाइजमेंट बनकर तैयार हुई थी, इसको किसी दूसरी कंपनी को बेच दो, क्या ये बिक सकती है? अगर मान लीजिए नेस्ले कंपनी आपको कहती है लाओ जी 10 रुपये दो, ये एडवर्टाइजमेंट खरीद दो, क्या उसकी कोई वैल्यू है? क्या आप 10 रुपये दोगे? नहीं जी, आप बिल्कुल भी नहीं दोगे। सारा दिन टीवी पर चल रही है, यूट्यूब पर भी है, तो इसकी मार्केट में कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, कोई भी सेल वैल्यू नहीं है। अगर इसको बेचने पर आए तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसी एसेट को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। एसेट तो है लेकिन मार्केट में कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, कोई भी सेल वैल्यू नहीं, इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बेनिफिट जरूर मिलेगा लंबे समय तक आपको। एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, और भी एग्जाम्पल हैं जैसे लॉस on issue of shares, loss on issue of debentures, यहां पर आप एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। मार्केट में कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो इसका मतलब क्या होता है? लोगों से पैसा पकड़ रही है कंपनी, और पैसा पकड़ते समय कुछ खर्चा होता है, तो उसको हम एसेट बोलते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं फिक्टिशियस। पहले बात एसेट को बोलते हैं। डिवेंचर का मतलब होता है उधार। मैंने 10 सालों के लिए पब्लिक से उधार ले लिया, और उसके ऊपर मेरा 10 सालों के लिए पब्लिक से उधार ले लिया, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का उधार लिया, 1 करोड़ के डिवेंचर इशू करे, जिसके ऊपर मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा आया। लेकिन वो जो 1 करोड़ रुपए मैंने लोगों से लिया, उसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलेगा, मेरी कंपनी उसके एंजॉय करेगी उस पैसे को, तो उसके ऊपर जो खर्चा हुआ उसको क्या बोलेंगे? एसेट। लेकिन उसको आप मार्केट में बेच नहीं सकते, लेकिन उस खर्चे के होने की वजह से आपको बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते, तो इसको भी कौन सी एसेट बोला जाएगा? फिक्टिशियस एसेट। हालांकि जो बच्चे +1 के हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये आपको +2 में ही समझ आ पाएगी जब आप शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक में हमने कवर किया कैपिटल को, ड्राइंग्स को, गुड्स को एंड एसेट को, और एसेट के टाइप्स को। अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और टर्म्स भी समझेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्त।